शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ जो वारदात हुई थी वो जुलाई 2023 में हुई थी, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे मामले के अंदर क्या कोई भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक ऐसा मुद्दा लगातार छाया हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ जुड़ा हुआ है। वो ऐसा मुद्दा है कि जब जब कभी भारतीय जनता पार्टी में खासकर किसी अपॉइंटमेंट की, किसी बदलाव की कई नई आहट होती है तो वो मुद्दा एकदम से सामने आ जाता है। हालांकि उस मुद्दे को लेकर के पुलिस पूरी तरह क्लीन चिट दे चुकी है। पुलिस कह चुकी है, और पुलिस भी हरियाणा की नहीं, हिमाचल प्रदेश की पुलिस कह चुकी है कि इसके अंदर कुछ है नहीं, बेबुनियाद मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मामला गाहे बगाहे कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर दर्ज हुआ एक एफआईआर दर्ज हुई थी हिमाचल प्रदेश के कसौली के अंदर। एफआईआर दर्ज करवाई थी दिल्ली की एक विवाहिता ने। दिल्ली की वो विवाहिता अपने बॉस, जिसको वो बॉस कहती है, वो बॉस कैसा है ये तो हम कह नहीं सकते। प्रोफेशनल बॉस हैं, बिजनेस के बॉस हैं, पॉलिटिकल बॉस हैं, कैसे बॉस हैं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो अपना बॉस बताती हैं। और बॉस के साथ वो कहती हैं वो गई थी कसौली में अपनी बॉस और अपनी सहेली के साथ, और उसने आरोप लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर कि उन्होंने उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उनके दोस्त ने, उनके एक दोस्त और साथ था सिंगर, उन्होंने गैंगरेप किया। इस मामले के अंदर बड़ा जो पेचीदा बात सारी रही, शिकायत दर्ज हुई थी इसके अंदर दिसंबर 2024 में। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ जो वारदात हुई थी वो जुलाई 2023 में हुई थी, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई। दिसंबर 24 में एफआईआर दर्ज जो हुई वो 13 दिसंबर 2024 को, 14 जनवरी 2025 को वो एफआईआर वायरल हुई, और उस वायरल एफआईआर से लोगों को पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। मैं इसलिए आपको जोड़ूंगा सारी बात से और आपको बताऊंगा इसकी क्रोनोलॉजी सारी, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे मामले के अंदर क्या कोई भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति है जो इस मामले को गाये बगाए हवा दे रही है, तूल पकड़वा रही है। क्योंकि बात इसलिए आपसे कर रहा हूं कि कल उसी शिकायतकर्ता ने, जो खुद को पीड़िता कहती है, लेकिन वो शिकायतकर्ता हनी ट्रैप के मामले में जेल से जमानत पर आई है। मैं आपको 2-3 उनकी बात भी सुनवाऊंगा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि हमारे पास विजुअल सारे आए थे। चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको बताऊंगा सारी बात। और चंडीगढ़ से पहले आपको जोड़ता चलूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचकुला भी हुई थी, आपको क्रोनोलॉजी सारी मैंने आपसे कहा है बताऊंगा। मामला यूं था कि शिकायतकर्ता जो लड़की बनी, शिकायतकर्ता जो विवाहिता हुई, उस शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2024 के अंदर 13 दिसंबर 2024 को एक एफआईआर हुई। क्योंकि अगेंस्ट वीमेन क्राइम के मामले में पुलिस भी ज़्यादा चक्कर में पछड़े में पड़ती नहीं है, इसलिए एफआईआर हो जाती है। शिकायतकर्ता ने मोहनलाल बड़ौली पर आरोप लगाया, साथ में एक सिंगर है रॉकी मित्तल, उस पर भी आरोप लगाया। इन दोनों पर आरोप लगाया और ये कहा कि जुलाई 2023 में वो कसौली गई हुई थी। और एक कोइंसिडेंट एक ऐसा था, मैं लगातार कहा करता हूं, और कोइंसिडेंट हुआ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोइंसिडेंट ये था कि उसी दिन मोहनलाल बड़ौली भी कसौली गए हुए थे। शिकायतकर्ता ने लगभग 1.5 साल बाद वो एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर के अंदर जो उसने स्टोरी बनाई, जो कहानी रची गई, उस कहानी में कहा गया, क्योंकि 1.5 साल बाद ना तो एविडेंस मिलेंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलेंगे, ना उसकी जो लोकेशन की जांच हो पाएगी, कई बातें ऐसी होंगी जो सामने नहीं आएंगी। उस सारे मामले के अंदर जब एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर वायरल हुई जनवरी 2025 में, दिसंबर 2024 में जब एफआईआर हुई तो आप वो समय माने जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्सव और जश्न का माहौल था। क्योंकि अक्टूबर 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया था नायब सिंह सैनी बतौर सरकार के मुखिया और मोहनलाल बड़ौली बतौर संगठन के मुखिया।
और इस जोड़ी ने, यानी कि जो मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी की जो जोड़ी थी, इससे कमाल हुआ था हरियाणा के अंदर। जो विधानसभा चुनाव में हैट्रिक, तीसरा चुनाव था, सरकार बनने की हैट्रिक तो लगी, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जो मेजोरिटी मिली, जो मैंडेट मिला, वो बम्पर मेजोरिटी मिली। बम्पर इसलिए कह रहा हूं कि 90 सदस्यीय विधानसभा, जिसके अंदर 45 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए 46। 1982 से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी अपने दम पर हरियाणा में 2014 में मोदी रथ की लहर पर सवार होकर के 47 विधायक आए उस समय। 2019 में दूसरी बार सरकार बनी बीजेपी की, हरियाणा के अंदर बहुमत नहीं मिला, 40 विधायक आए, जोड़ तोड़ की सरकार बनी। और 2024 में जब तीसरी बार चुनाव हुआ, तो तीसरी बार के चुनाव में जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के अंदर 48 विधायक आए। इसलिए मैंने कहा कि बम्पर मेजोरिटी, पहली बार इतने विधायक मिले भाजपा को हरियाणा में। इसलिए दिसंबर 2024 का जो समय था वो जश्न और जोश और उत्साह का था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। 18 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी, 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया था, और अक्टूबर के बाद में नवंबर का महीना आता है और दिसंबर का आता है, तो हनीमून पीरियड था, एक तरह से बिल्कुल खुशी का पीरियड था बीजेपी में। ऐसे में एक एफआईआर दर्ज हो गई। 14 जनवरी को एफआईआर वायरल हुई। ये वो समय था जब हरियाणा के अंदर राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव हो रहा था। एकमात्र खाली सीट, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई वो सीट जिस पर चुनाव हो रहा था, और मोहनलाल बड़ौली का नाम बड़ा चर्चा में था कि मोहनलाल बड़ौली को बनाया जा सकता है इसके अंदर राज्यसभा सदस्य। ऐसे मौके पर वो एफआईआर वायरल हुई, और एफआईआर वायरल होने के बाद में मोहनलाल बड़ौली, जिनका नाम था राज्यसभा सदस्य के लिए, वो बनते या ना बनते ये भाजपा का इंटरनल मैटर था, बीजेपी आला कमान देखता, लेकिन उसी समय वो एफआईआर वायरल कर दी गई। और एफआईआर वायरल होने के बाद में फिर जो है प्रदेश राज्यसभा सदस्य बनी रेखा शर्मा। अभी ये मामला अब चल रहा था, पुलिस जांच कर रही थी। इस जांच के दौरान में ही 2-3 बार ऐसे मौके आए जब, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव चल रहा था, भाजपा की मेंबरशिप चल रही थी, इधर मोहनलाल बड़ौली घूम रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी के मेंबर बनाते हुए, और इधर उनके खिलाफ जो चल रहा था, मैं षड्यंत्र कहूंगा इसको मैं कॉन्सिक्वेंसी कहूंगा, वो चल रही थी लगातार। कभी उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, कभी उनके खिलाफ धरना हो रहा था, कभी कुछ चल रहा था। और इसी बीच में पुलिस ने, पंचकुला की पुलिस ने इस मामले के अंदर एक ऐसा मोड़ आया। यहां तो हिमाचल प्रदेश की कसौली पुलिस लगातार इस शिकायतकर्ता को बुलाती थी कि अपने बयान दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता ने बयान दर्ज कराए नहीं एफआईआर के बाद में। और इधर दूसरी तरफ पंचकुला की पुलिस ने यह खुलासा कर दिया कि यह सारा मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ था। ऑडियो वायरल हुए, रॉकी मित्तल जो इसके अंदर बनाया गया था को एक्यूज, उसके पास टेलीफोन से उसकी रिकॉर्डिंग कहीं सामने आई, जिसके अंदर बात चल रही थी कि कुछ कोई पैसे की बात आ रही थी, कहीं और सारी बातें थी। और पंचकुला पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया शिकायतकर्ता को, शिकायतकर्ता की सहेली को, और अमित बिंदल, 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए, जो शिकायतकर्ता का बॉस था। इधर गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर लेने के कई दिन बाद में वो लोग, आरोपी जो थे, हनी ट्रैप गैंग का जो बनाया हुआ था, हनी ट्रैप की जो एफआईआर थी उसके अंदर, वो लोग सभी जमानत पर आ गए। और इधर कसौली पुलिस ने अदालत के अंदर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि भाई इसके अंदर पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं मिले। जब तथ्य नहीं मिले तो एफआईआर क्लोज हो गई। एफआईआर क्लोज होने के बाद में उस एफआईआर को, क्योंकि कसौली से तारीख लगी, उसके अंदर समन किया गया शिकायतकर्ता को। 1 बार समन किया गया, 2 बार किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता नहीं गई। कल जब शिकायतकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो कह रही थी कि 12 मार्च को वो जमानत पे आई, 12 मार्च को ही बुलाया गया। बुलाया उसके बाद भी गया, लेकिन शिकायतकर्ता वहां हिमाचल प्रदेश की पुलिस के पास पेश नहीं हुई। हालांकि शिकायतकर्ता तो अपनी तरफ से कह रही थी कि मैंने कई बार हिमाचल प्रदेश पुलिस को, कसौली पुलिस को बताया, लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और इसीलिए एफआईआर भी बड़े आराम से, बड़ी जल्दी से हो गई थी। जब पुलिस को कुछ मिला नहीं, ऐसे मामले में तथ्य नहीं मिले, तो पुलिस ने कैंसिलेशन दी, क्लोजर रिपोर्ट दी।
कसौली से वो सोलन डिस्ट्रिक्ट लगती है, क्योंकि सोलन मजिस्ट्रेट के पास गई तो सोलन ने फिर से बुलाया, शिकायतकर्ता फिर नहीं गई और उसके बाद में वो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई, दाखिल हो गई, क्लीन चिट भी गई, मिल गई मोहनलाल को। इधर भारतीय जनता पार्टी में फिर चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, चुनाव को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी की रैली है 14 तारीख को हरियाणा के अंदर, हिसार में आ रहे हैं प्रधानमंत्री और जगाधरी में, और 14 तारीख से पहले 12 तारीख को वो शिकायतकर्ता फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इधर हरियाणा में चल रहा है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है। मोहनलाल बड़ौली की कई सफलताएं, सक्सेस हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो जोड़ी है मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी की, ये हरियाणा के अंदर खासकर बीजेपी के लिए बड़ी मुफीद साबित हुई है। इस सबको देखते हुए एप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कहीं कुछ चल तो जरूर रहा है। और हमने आपके साथ जो इस मामले को लेकर कई वीडियोस शेयर किए, हमने आपको बताया। अब इस मामले को आप देखें, जो मैं क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा था कि जब सब कुछ ऐसा लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तो लगभग 10-12 दिन पहले वो शिकायतकर्ता एक बार फिर से पंचकुला के अंदर अचानक पहुंच गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करने के कह करके। अब चंडीगढ़ के अंदर कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि शिकायतकर्ता के पास कोई नया तथ्य उसमें नहीं है, कोई नई बात नहीं बताई गई, लेकिन कहीं शिकायतकर्ता भी कह गई कि उसके संपर्क में कुछ पार्टी के लोग हैं। महत्वपूर्ण बात यही है जो मैं कह रहा था आपको कि इसके अंदर चल क्या रहा है। विपक्षी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। और राजनीति के अंदर दोस्तों षड्यंत्र, साजिशें बहुत पुरानी बात है, आज की नई बात नहीं है। पुरानी बात है कि राज के लिए, और कहा भी जाता है कि प्रेम और युद्ध में, प्रेम और जंग में सब जायज़ है, तो राजनीति तो एक अपने आप में बहुत बड़ी जंग है। राजनीति तो एक ऐसा मसला है जिसके अंदर प्रेम दिखाया जाता है, सामने आपको दिखता है कि इनका कितना प्रेम है, लेकिन अंदर जो चलता है वो तो जंग में भी नहीं हुआ करता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम और जंग में जायज़ है, तो फिर शायद वो सब चल रहा हो। ऐसे ऐसे मौके, जब मैं आपको बता रहा था कि जब हरियाणा, दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा था, तो उस समय वो शिकायतकर्ता को आगे लाया गया ताकि दिल्ली के अंदर बीजेपी बदनाम हो। अब समझ नहीं आता कि इसके पीछे आखिर अगर बीजेपी के लोग भी अगर कोई हैं, तो फिर ये कैसी राजनीति है। अगर कहीं उससे पार्टी की इमेज पर फर्क पड़ता तो दिल्ली में बीजेपी की सेहत पर फर्क पड़ता तो फिर सरकार आने में दिक्कत होती। हालांकि उस बात का कोई असर ना तो लोगों में पहले गया ना आज जा रहा है। इस प्रकार की बातें कई बार राजनीति के अंदर खासकर आया करती हैं, और जो लोग होते हैं उन सब बातों को समझते पूछते भी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब प्रधानमंत्री का दौरा है 2 दिन के बाद में, उस समय फिर से इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इस प्रकार की बातें सामने आना, शिकायतकर्ता का कहना मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और उसके बाद में, क्योंकि 14 तारीख के बाद हरियाणा में, यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कभी भी हरियाणा में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो सकता है। उस प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नेता तो कई होंगे, और मैं इस बात को यहाँ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि बातें परस्पर मैच हुआ करती हैं, उनका जोड़ा जाता है कि आखिर कहाँ किस बात से कौन सी बात जुड़ रही है। मोहनलाल बड़ौली की अगर बात आती है तो उसके साथ में सारी बातें जुड़ती हैं, और ये सब चलता रहा। अब एक बार फिर से ऐसे मौके पर, जब इधर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की रैली, उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का समय नजदीक आना, और एकाएक फिर से वो शिकायतकर्ता का सामने आना, जो ना तो पुलिस के पास गई, जिसके अंदर दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने तो उनको ही दोषी मान लिया हनी ट्रैप गैंग चलाने का, और इधर फिर से एक बार जमानत सभी को मिल जाया करती है। जमानत एक रूटीन का हिस्सा है, लीगल प्रोसेस के अंदर जमानत एक प्रोसेस है। और इस सारे मामले को लेकर के इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो कहीं इशारा करती है क्या चल रहा है राजनीति के अंदर। क्या किसी को बदनाम करने की साजिश है, कोई ऐसी कोशिश है, और या फिर कुछ और? क्या भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स इस मामले को लेकर के कहीं प्रभावित कर रही है? आपको क्या लगता है? आप इन बातों से सबसे कितना सहमत है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।